तब तक हम इसके खाने में जहर मिलाकर इसको मार देंगे। तुम इस योजना के बारे में क्या कहते हो? हाँ, सही कह रहे हो, ऐसा ही करते हैं। और सेठ जी जब तक लौटेंगे तब तक हम इसे मारकर उसे जंगल में ही दफन कराएंगे। दिसंबर का महीना चल रहा था। ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। रामू अपने 2 बच्चों और पत्नी सीता के साथ घर में बैठा हुआ था। रामू एक गरीब किसान था। उसे कभी काम मिलता तो कभी उसे पानी पीकर ही सोना पड़ता। एक दिन सुबह, सीता, कुछ खाने को ले आओ। बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। ए जी, खाने को तो कुछ नहीं है। अभी इतने दिन से आपको कुछ काम नहीं मिल पा रहा और बहुत दिन से आप घर में खाने को भी कुछ नहीं लाए। 2 दिन से पड़ोसियों से मांगकर खाना बना रही हूँ। सीता, आज भी एक बार पड़ोसियों से खाना मांग कर देख लो। आटा नहीं तो चावल ही सही। आज मैं काम पर जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ काम कर लाऊं। ए जी, आप जो कह रहे हो वो मैं पहले ही करके देख चुकी हूँ। मैं अभी पड़ोस के शर्मा जी के घर पे गई थी कुछ खाने को लेने, लेकिन उन्होंने बहाने बना दिए। वो कह रही थी कि हमारे भी अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने अंदर देखा उनके बच्चे खीर पूड़ी खा रहे थे। बताओ भला, अगर उनके घर पर खाने के लाले पड़े होते तो उनके बच्चे खीर पूड़ी खा रहे होते क्या? और जब मैं बाहर निकली तो मेरी सबसे अच्छी सहेली ने मुझे खाना मांगते हुए देखकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। अब मैं समझ गई हूँ कि मुसीबत के वक्त कोई काम नहीं आता। चलो सीता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ काम मिलेगा तो मैं शाम को ज़रूर कुछ खाने के लिए लाऊंगा। आज बच्चों को भूखा सोने नहीं दूंगा। कोशिश करूंगा कि आज ज़्यादा मेहनत करूं और कुछ अच्छा सा काम मिल जाए। मैं सेठ रघुवीर के यहाँ जा रहा हूँ। तभी रामू घर से बाहर निकलकर सीधा रघुवीर सेठ के पास जाता है। रघुवीर सेठ के यहाँ कुछ अलग ही चर्चा चल रही थी। सेठ एक आदमी से कह रहे थे, मुझे ये बोरियां किसी भी हालत में 3 घंटे में शहर पहुंचानी है। तुम कोई ऐसा मजदूर ढूंढो जो 3 घंटे में इस अनाज को शहर पहुंचा दे। अगर कोई इसे 3 घंटे में शहर पहुंचा देगा तो मैं उसे 2 गुनी मजदूरी दूंगा। अगर ये बोरियां शहर नहीं पहुंची तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। सेठ जी, बीच में बोलने की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बोरियां 3 घंटे में शहर मैं पहुँचा सकता हूँ। बस आप मुझे इसके बदले कुछ पैसे दे देना। मेरे घर पर मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। चलो, अगर तुमने ये बोरियां 3 घंटे में शहर पहुंचा दी तो मैं तुम्हें 2 गुनी दिहाड़ी दूंगा। लेकिन अगर तुमने ये बोरियां 3 घंटे में शहर ना पहुंचाई तो तुम्हें 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है सेठ जी, मैं ये बोरियां 3 घंटे में शहर पहुंचा दूंगा। रामू बोरियों को सर पर रखकर शहर की ओर निकल गया। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। रामू इस घने जंगल में चल रहा था, तभी उसने देखा कि सामने एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसने बोरियां वहीं रखी और मन में बड़बड़ाने लगा, मैं अगर ये बोरियां जल्दी शहर ना पहुंचा पाया तो सेठ मुझे 1 रुपया भी नहीं देंगे। हे भगवान, आपने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। एक तरफ मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और एक तरफ इस आदमी की जान। करूं तो करूं क्या मैं? नहीं नहीं, मैं ये पाप नहीं कर सकता। अगर मैं आज ये बोरियां लेकर शहर चला गया तो मुझे पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक आदमी की जान चली जाएगी। पैसे तो बाद में भी कमा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी आदमी की जान चली गई तो वो किसी कीमत पर वापस नहीं आने वाली। इतना कह रामू उस आदमी को वैद्य जी के पास ले गया। वैद्य जी के पास ले जाने के बाद वह बाहर आ गया। कुछ देर बाद वैद्य जी घर के बाहर आए और रामू से बोले, तुमको पता है ये कौन है? ये तुम्हें कहाँ मिले थे? इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अगर तुम थोड़ी और देर करते तो इनकी जान चली जाती। वैद्य जी, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे तो ये जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। अरे रामू, ये पास के गांव के बहुत धनी आदमी हैं। इनका नाम सेठ हरिनाथ है। आसपास के गांवों में सबसे अमीर आदमी यही हैं। अच्छा वैद्य जी, मैं चलता हूँ। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। रामू, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम अभी मुझसे कुछ पैसे ले लो, इससे तुम अपने बच्चों के लिए खाना खरीद लेना। अरे नहीं नहीं वैद्य जी, मैंने एक आदमी की जान बचाकर पुण्य कमाया है।
अगर मैं ये पैसे ले लूंगा तो जो मैंने पुण्य किया है वो बिक जाएगा और मैं अपने पुण्य को बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर रामू शहर की ओर निकल पड़ा, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई थी। 3 घंटे के अब 5 घंटे हो चुके थे। फिर वह रघुवीर सेठ के पास पहुंचा। रघुवीर सेठ गुस्से में उस पर भड़क पड़े। तुझ में अक्ल नहीं है रामू? मैंने तुझे क्या कहा था? तूने तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। तुझे तो रुपए क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चला जा यहाँ से। तुझे शर्म भी नहीं आती? मैंने भरोसा कर वो काम तुझे सौंपा था। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। सेठ जी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं जब जंगल के रास्ते जा रहा था, वहाँ पर मुझे एक आदमी बेहोश पड़ा मिला। मैं उसे वैद्य जी के पास ले गया था, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। तुझे उस आदमी की फिक्र थी, लेकिन जो घर पर तेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, तुझे उनकी फिक्र नहीं थी। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चला जा यहाँ से। रामू चुपचाप वहाँ से चला गया। वह अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगा। तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अंदर सीता बच्चों से कह रही थी, थोड़ी देर और बेटा, अभी तुम्हारे पिता आते ही होंगे और आज तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान लाएंगे। जब उसे अपने बच्चों की आवाज आनी बंद हो जाती है, तब वह अंदर जाता है। उसकी पत्नी पूछती है, क्यों जी, आज भी कुछ काम नहीं मिला? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आज भी आप कुछ खाने के लिए नहीं लाए? सीता, मैं क्या करूं? मेरा नसीब ही खराब है। आज काम तो मिला था, लेकिन उसने सब बात सीता को बताई। मैं कितना बदनसीब हूँ। अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं करा सकता हूँ। पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। अगर आज मैंने उस आदमी के बारे में ना सोचा होता तो अभी मेरे बच्चे भूख से तड़प नहीं रहे होते। आप सब्र रखिए। आपने जो अच्छा काम किया है, भगवान इसका फल हमें जरूर देगा। ऐसा सोचकर वे पानी पीकर ही सो गए। अगले दिन सुबह जब सेठ को होश आया तो वैद्य उन्हें सारी बात बताते हैं। फिर सेठ बोलते हैं, अरे वैद्य जी, आपने उसे आदमी को रोका क्यों नहीं? उसने मुझे एक नया जीवन दिया है। उसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर आज वो मुझे यहाँ पे नहीं लाता तो मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। आप उसे कुछ पैसे दे देते, उसके बदले में मैं आपको कई गुना पैसे दे देता। सेठ जी, मैंने उसे कुछ पैसे देने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत खुददार निकला। उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। अच्छा, ऐसी बात है? ऐसा ईमानदार आदमी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अभी तुरंत मैं उसके घर पर जाकर उसे इनाम दूंगा। ऐसा कहकर सेठ सीधे रामू के घर पहुंच जाते हैं। अंदर रामू और उसकी पत्नी उदास बैठे थे। सेठ की आवाज सुनकर दोनों बाहर पहुंचे। बाहर सेठ अपने आदमियों के साथ खड़ा था। सेठ जी, आप ठीक तो हैं? अब आपकी हालत स्वस्थ तो हो गई है? अरे रामू, ये नया जीवन तुम्हारी ही तो देन है। अगर तुम ना होते तो आज मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता। मैं उस उपकार का तुम्हें इनाम देने आया हूँ। तुम ये कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पुण्य को बेच नहीं सकता। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो मुझे कुछ काम दे दो, जिससे मैं अपने घर का पालन पोषण कर सकूं। अरे वाह रामू, तुम्हारे जैसा ईमानदार और सच्चा व्यक्ति आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। चलो ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना कह सेठ वहां से चला गया। फिर रामू की पत्नी ने उससे कहा, देखिए जी, मैंने आपसे कहा था ना, भगवान आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। पहले आप काम मांगते थे और यहाँ तो अब सामने से ही सेठ जी ने आपको काम दे दिया। हाँ सीता, अब मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा। सेठ जी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अगले दिन सुबह रामू सेठ की हवेली के अंदर गया। अंदर सेठ अपने मुनीम के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। तभी मुनीम ने जब रामू को अंदर आते हुए देखा तो वह गुस्से से बोला, अरे तुझे अक्ल नहीं है? सीधा सेठ जी के पास आ गया। बाहर किसी ने तुझे रोका नहीं? अभी यहाँ से चला जा। यहाँ पर क्या करने आया है? तेरी इतनी मजाल कि तू सीधा सेठ जी के पास आ गया।
मुनीम, जबान संभाल के बात करो। आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ वो इसकी ही देन है। इसी ने मुझे बचाया था। अब से ये भी हमारी हवेली में ही काम करेगा। अरे सेठ जी, आप इस गंवार को काम पर कैसे रख सकते हैं? इसके कपड़े तो देखिए। मुनीम, मैंने क्या कहा है तुमसे? अब से ये हमारी हवेली में ही काम करेगा। मैंने तुम पर बहुत बोझ लाद दिया है, अब तुम्हारा आधा काम यही करेगा। तभी सेठ रामू को बाहर ले गए। तभी मुनीम मन ही मन सोचने लगा। अच्छा, वो ये है जिसने सेठ की जान बचाई। मैंने सेठ के खाने में जहर मिलाकर इसे दिल का दौरा देकर जंगल में बेहोशी की हालत में छोड़ आया था, लेकिन इसने मेरे सारे काम पर पानी फेर दिया और एक पल में ही सेठ के सामने हीरो बन गया। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन फिर सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर शहर जा रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि हमारे अपनों में से ही कोई गद्दार है जो हमारे व्यापार में से रुपए चोरी कर रहा है। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मैं ये सारी जमीन जायदाद तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। मालिक, मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मुझे जितना हो सकेगा वो सब मैं करूंगा। आप निश्चिंत होकर शहर जाएं। ठीक है रामू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ये हवेली सारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर सेठ शहर की ओर निकल गया। उधर दूसरी ओर मुनीम ने अपने एक आदमी से मिलकर एक योजना बनाई। अच्छा मौका है। सेठ हरिनाथ भी आज 2 दिन के लिए शहर गया है। आज रात उसकी तिजोरी से सारा माल, जेवर, पैसा लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। फिर वे रात को तिजोरी के पास पहुँचे तो देखा कि वहीं पर रामू बैठा है। अरे यार, इस रामू को हरिनाथ ने अपने कमरे में ही बिठा रखा है। अब हम उस तिजोरी के पास कैसे पहुँचेंगे? मेरे मन में एक योजना आ रही है। सेठ जी कल शाम तक शहर से गांव की ओर लौटेंगे। तब तक हम इसके खाने में जहर मिलाकर इसको मार देंगे। तुम इस योजना के बारे में क्या कहते हो? हाँ, सही कह रहे हो। ऐसा ही करते हैं। और सेठ जी जब तक लौटेंगे तब तक हम इसे मारकर उसे जंगल में ही दफन कराएंगे, जिससे सेठ जी जब शहर से गांव लौटेंगे तो वो देखेंगे कि तिजोरी का सारा सामान गायब है और रामू भी गायब है, तो खुद ब खुद शक रामू के ऊपर आ जाएगा। इससे हम ये धन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। और फिर अगले दिन मुनीम खाने में जहर मिला देता है और सीधा रामू से कहता है, अरे रामू, तुम इतना काम क्यों कर रहे हो? चलो अभी ये खाना खा लो जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। रामू मन ही मन सोचने लगा, इस मुनीम ने आज तक मुझसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। आज ये इतना प्यार मुझ पर क्यों दिखा रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहीं इसने खाने में कुछ मिलाया तो नहीं? मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं इस खाने को बाहर जानवरों को खिला दूंगा। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये मुनीम ही तो मलिक को धोखा नहीं दे रहा। तभी उसने वह खाना बाहर रखा। वहाँ पर एक खरगोश आया। उसने वह खाना खाया और वैसे ही वहीं पर गिर पड़ा। रामू को पता चल गया कि यह मुनीम ही गद्दार है। उधर मुनीम अपने साथी के साथ तिजोरी का सारा सामान लेकर भाग ही रहा था कि तभी रामू वहाँ पर आ गया और उससे बोला, मुनीम, यहीं रुक जाओ। ये सारा सामान यहीं पर रख दो, नहीं तो मैं ये चाकू तुम्हें मार दूंगा। मुझे तुम्हारी सारी बातें पता चल गई हैं। बस सेठ को आने दो। मैं तुम्हारी ये सारी बातें सेठ को बताकर तुम्हें अभी काम से निकलवा दूंगा। नहीं नहीं रामू, तुम ऐसा मत करना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों एक सामान का आधा आधा कर लेंगे। तभी वहाँ पर सेठ हरिनाथ आ गया। वह यह सब देखकर हैरान हो गया। वह बोला, ये सब क्या हो रहा है? ये मेरी तिजोरी का सामान तुम सब लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? मुनीम तभी चालाकी से बोला, अरे सेठ जी देखिए, इसके हाथों में तो चाकू है। ये हमें मारकर ये सारा सामान ले जाना चाहता है। ये बहुत बेरहम इंसान है। आप जिसे हमारी हवेली में ले आए हो, इसने आपसे उस समय पैसे नहीं लिए क्योंकि इसकी नज़र तो हमारी तिजोरी पर थी। सेठ जी, आप जल्दी से कोतवाल जी को बुलाकर इसे। सेठ जी, ये सब झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। ये अपने साथी के साथ आपकी तिजोरी का सारा सामान लेकर भागना चाहता था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है।
आप खुद सोचिए, अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे हाथ में चाकू होता, ना कि इसके हाथ में। ये हमको मारकर ये सारा सामान ले जाना चाहता था। रामू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति तो इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकले। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा समझा और तुमने मुझे क्या दिया? नहीं नहीं सेठ जी, आप एक बार मेरा विश्वास करके तो देखिए। अगर आपको अपने जीवन में मुझ पर एक बार भी विश्वास हुआ हो तो मुझे एक आखिरी मौका तो देकर देखिए। सेठ जी, आप इसकी बातों में मत आइए। ये बहुत खतरनाक इंसान है। ये अभी कुछ भी कर सकता है। ये आपको भी चाकू मार सकता है। मैं अभी दरोगा जी को बुलाकर इसको जेल भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं मुनीम, इसने मेरी जान बचाई है। मेरी जान बचाने के बदले में इसे एक मौका तो दे ही सकता हूँ। चलो रामू, तुम मुझे क्या दिखाओगे? अगर तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि ये चोरी तुमने नहीं की है, तो तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। धन्यवाद सेठ जी, आपने मुझे एक मौका दे दिया। इससे ये साबित होता है कि आपको मुझ पर अभी भी थोड़ा भरोसा है। अगर मैं साबित नहीं कर पाया कि ये चोरी मैंने नहीं की है, तो आप जो सज़ा मुझे देना चाहते हैं वो मुझे मंजूर है। वह सीधा हरिनाथ सेठ को वहीं ले गया जहां पर उसने खरगोश को खाना खिलाया था और खरगोश वहीं पर मर गया था। यह देखकर सेठ चौंक गए। रामू ने फिर सारी बात सेठ को बताई और सेठ फिर बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई मुनीम ये सब करते हुए? इतने सालों का भरोसा तुमने एक पल में ही तोड़ दिया। मैं तभी सोचूं कि व्यापार में इतना अच्छा मुनाफा होने के बाद भी रुपया चला कहाँ जा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब से मैं अपने जीवन में कभी ऐसा करने की सोचूंगा भी नहीं। तुम सोचोगे तब ना, जब तुम्हारी नौकरी रहेगी। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। चले जाओ यहाँ से। शर्म भी नहीं आती? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मुनीम चुपचाप वहां से चला गया। सेठ ने अपनी सारी जमीन रामू के नाम कर दी और रामू का जीवन सुखमय हो गया।